खबर आपको बता दें, किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन शुरू हो गया है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सुबह सुबह की, और बड़ी बात भी बता रहे हैं, किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर राशन पानी लेकर ये किसान डटे हुए हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली को चारों तरफ से इन किसानों ने घेर लिया है। जो बड़ी बातें हैं वो ये कि किसान आंदोलन पे अड़े हुए हैं, वो किसी भी शर्त के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम बिना शर्त सरकार हमसे बातचीत करे। आपको हम बता दें कि आंदोलन को लेकर कल देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। 2 घंटे तक इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। कृषि कानून को लेकर जारी किसान आंदोलन पर न तो सरकार कोई हल निकाल पाई है, न ही किसान नेता अपने कदम पीछे खींचने को तैयार हैं। बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर करीब 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन कर रहे किसानों को बुराड़ी आकर प्रदर्शन करने और बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने बुराड़ी जाने की सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया है। किसानों का साफ कहना है कि वे किसी शर्त के साथ बातचीत नहीं करेंगे। पंजाब हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर ही बातचीत करना चाहते हैं, जबकि गाजियाबाद में डटे यूपी के किसान जंतर मंतर या बोट क्लब में प्रदर्शन की इजाजत पर अड़े हैं। जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं पटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। किसानों को हरियाणा में ही रोकने की कोशिशें भी बेकार गई। किसानों का एक बड़ा हुजूम दिल्ली में पैर जमा चुका है। हालात ये हैं कि दिल्ली चारों ओर से घिर चुकी है। दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद पड़े हैं। हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हैं। उधर गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसानों का डेरा है। पुलिस जैसे तैसे इन्हें रोक रखी है। वहीं किसानों का एक जत्था दिल्ली के बुराड़ी मैदान पहुंच चुका है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। सोनीपत को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जत्था पहले से ही पहुंच चुका था। ये रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। सिंघू बॉर्डर पर चौराहे और सड़क के बीचों बीच किसानों ने डेरा जमा लिया है। साथ में उनके ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेंट, साजो सामान भी हैं। हालात ऐसे हैं जैसे बॉर्डर पर कोई मेला लगा हो। एक अस्थायी मंच भी बना दिया गया है, जिससे वक्त वक्त पर ऐलान किए जा रहे हैं और अपने साथियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। उधर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर जमा यूपी के किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश में हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी है। रोक टोक से किसान उग्र हो गए। हम जाएंगे तो वोट क्लब पर जहां 34 साल पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गए थे वहीं जाएंगे, या जंतर मंतर जाएंगे। हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक निरंतर यही आक्रोशित रहेगा किसान। 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली ये कि किसान बुराड़ी में बातचीत करने को तैयार नहीं है। दूसरी ये कि किसानों के अलग अलग संगठनों में बातचीत की जगह और शर्तों को लेकर अभी तालमेल नहीं है। और तीसरी ये कि किसान लंबी तैयारी के साथ आए हैं, यानी अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो आंदोलन लंबा चलने के पूरे आसार हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, मौसमी सिंह, गाजियाबाद से मुनीश पांडे और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसानों ने खुले आसमान के नीचे ही बिस्तर लगाया हुआ था। सड़क पर ही उनका बसेरा बन गया। सिंघू बॉर्डर से बीती रात 3 बजे हमारे संवाददाता राम किंकर ने हालात का जायजा लिया। सरकार के शर्त रखने के बाद किसानों ने बुराड़ी के खुली मैदान में जाने से मना कर दिया, लेकिन इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और रात के 3 बजे का वक्त है।
आप देखेंगे कि जो किसान है उसने खुली छत के नीचे ही अपना घर बना लिया है और इस कड़कड़ाती हुई ठंड में जो यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सभी फिलहाल आराम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में किसान इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं और आप देखिए जहां जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां पर किसान इस तरह से आपको आराम करते हुए मिलेंगे। पंजाब के अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से ट्रैक्टर्स के जरिए किसान यहां पर पहुंच चुके हैं और भारी संख्या में मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि किसानों के पास जो है कई महीने का राशन भी रखा हुआ है और तरह तरह के सामान भी उनके पास मौजूद हैं। और यही वजह है कि उनका ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानती है, शर्त नहीं हटाती है, तब तक वो इसी तरह से डटे रहेंगे बॉर्डर पर अपनी बात रखने के लिए, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। और यही वजह है कि उन्होंने सड़क को ही फिलहाल अपना घर बना लिया है और सड़क पर ही उन्होंने अपना किचन भी रखा हुआ है। कई महीने का राशन मौजूद है। वह सिर्फ चाहते हैं कि उनकी बात को सुना जाए, वो भी बिना किसी शर्त के, उनके तरीके से। कैमरामैन पवन के साथ राम किंकर सिंह, सिंघू बॉर्डर, आज तक। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। उन्होंने बुराड़ी जाने वाली गृह मंत्री अमित शाह की अपील को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ मोदी सरकार की ओर से लगातार किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है। अब किसानों के मुद्दे पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। किसानों ने ठान लिया है कि वो न हटेंगे न टस से मस होंगे। अब की बार किसानों का आंदोलन जोरदार। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश हुई। एक दिन पहले ही किसानों से गृह मंत्री ने बुराड़ी ग्राउंड पर जाने की अपील की थी, लेकिन किसानों ने सीधे और सपाट लहजे में कह दिया कि यही मांगे मनवाएंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे। बुराड़ी ओपन जेल है। बुराड़ी पार्क कोई अंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है, ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके, 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको असी रूम का रूप दिया है। उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आलम यह है कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जमघट है। किसानों का यूं अड़ना सरकार की नींदें उड़ाने वाला है। बार बार लगातार किसानों को कृषि मंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और अगर किसान किसी बात पर नाराज है तो उनकी नाराजगी बातचीत से दूर की जाएगी। अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया कि नए कृषि कानून किसानों को जकड़न से मुक्त करने वाले हैं। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं। सरकार किसानों को समझाने की जोर आजमाइश में है, लेकिन किसान पर विपक्षियों का निशाना जारी है। योगेंद्र यादव किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल है। सरकार आज भी उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में कह रहे हैं कि इससे तो बस ऐतिहासिक दरवाजे खुल गए किसानों के लिए। ये सब बातें कर रहे हैं, यानी कि सरकार का दिमाग नहीं बदला है। ये अगर चर्चा के लिए खुली है तो प्रधानमंत्री आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इधर अरविंद केजरीवाल भी सरकार को नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त बात करे। यानी किसानों के मुद्दे पर सियासत जोरदार है।
देखना होगा कि आक्रोशित किसानों को सरकार कैसे शांत कराती है और कब तक शांत कराती है। सिंघू बॉर्डर से मौसमी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। देश में शायद ही कभी किसी नगर निगम का कोई चुनाव इतना चर्चित रहा हो जितना कि इस वक्त हैदराबाद का चुनाव हो गया है। जी हां, यहां नगर निगम के चुनाव प्रचार में खुद गृह मंत्री अमित शाह उतर आए हैं। अमित शाह के ने निजाम कल्चर पर निशाना साधा, डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की तरह हैदराबाद को ले जाने की बात कही। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दक्षिण का दरवाजा कहे जाने वाले हैदराबाद में अमित शाह के रोड शो का भव्य नजारा देखिए। हर तरफ भगवा रंग में रंगा दिख रहा है हैदराबाद। रास्ते बीजेपी के झंडों से पटे हुए थे। सड़क पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। शाह की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के जोश का ठिकाना नहीं था। फूलों से सजे विजय रथ पर अमित शाह अपने वरिष्ठ साथियों के साथ कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ाते दिख रहे थे। इसे शक्ति प्रदर्शन कहें या फिर दक्षिण को भेदने के लिए किए गए होमवर्क का नतीजा। पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि हैदराबाद विजय करने के लिए बीजेपी फुल प्रूफ रणनीति के साथ उतरी है। रोड शो के बाद अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर ताबड़तोड़ हमले किए। मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। हैदराबाद शहर में दबदबा रखने वाले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अमित शाह के निशाने पर थे। गृह मंत्री ने चुनौती दी कि ओवैसी अवैध रोहिंग्या मुसलमानों पर संसद में कुछ कहते हैं और सड़क पर कुछ और। मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। आपकी पार्टी ने कहा था कि यहां पर अफगानी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, 30,000 वोटर लिस्ट में नाम रोहिंग्या के। ये आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने ये बकवास की है, मैंने तो नहीं कहा। मगर अमित शाह कह रहे मुझे लिख कर दो। अरे लिख कर देने का क्या है, आप देखिए ना, ये आपका काम है, आपको कब से मेरी इजाजत लेना पड़ा? ये तो अजीब बात कर रहे हैं, यानी ये तो ऐसा हो गया कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। आपका काम, आप मुझसे परमिशन लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्त करने की बात कही। ओवैसी का जवाब था बीजेपी हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती है, इसका जवाब लोकतंत्र की स्ट्राइक से मिलेगा। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। मैं कौन सा नवाब हूं, मैं कौन सा निजाम हूं, ना तो मेरा दूर दूर तक निजाम की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूर्वजों ने निजाम से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि निजाम को मिलने के लिए एक सोने की अशरफी नजराना देना पड़ता था। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हम हरगिज नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। हाँ, किसी देश के एक इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ये जबान इस्तेमाल करेंगे आप बोलेंगे पाकिस्तानी है यहां पर।
गृह मंत्री ने केंद्र और राज्य से मिले फंड की गड़बड़ी का आरोप लगाया। हैदराबाद को आईटी हब बनने न देने के लिए टीआरएस और कांग्रेस को सबसे बड़ा रोड़ा बताया। लोगों को डूबते हैदराबाद की तस्वीर याद दिलाई। सवाल पूछा, शहर कैसे डूबा? ओवैसी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कहां थे? मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका दीजिए। हम सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? तेलंगाना में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 20% वोट के साथ 4 लोकसभा सीट जीती थी। यानी तेलंगाना में बीजेपी ने वोट बेस बना लिया है। यही वजह है कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कह सकते हैं दक्षिण के राज्यों को पूरी तरह भगवा रंग में रंगने में बीजेपी का प्रयोग जमीन पर दिखने लगा है। बीजेपी नगर निगम का मोर्चा जीतकर बड़ी लड़ाई अपने नाम करने की कोशिश में है। आशुतोष मिश्रा के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। हैदराबाद में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। हालांकि ये चुनाव तो छोटा है, लेकिन बीजेपी के मंसूबे बहुत बड़े हैं। दक्षिण का दरवाजा कहे जाने वाले निजामों के शहर हैदराबाद पर कमल की नजर टिक गई है। आपको दिखाते हैं अमित शाह का ताबड़तोड़ हमला। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। इस प्रकार का सम विकास का हम वातावरण करेंगे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तब मुख्यमंत्री कहां थे? ओवैसी कहां थे? हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहाँ टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी ही बारिश में पानी भर गया, लगभग 7 लाख लोगों के घर में परेशान हो गए, पानी भर गया। 6 साल से स्टॉर्म वाटर की एक भी लाइन, इसका सिल्टिंग नहीं हटाया गया, नालों का सिल्टिंग नहीं हटाया गया। पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा? मजलिस साथीदार है, मजलिस के इशारों पर अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हैं, अपीसमेंट होता है। इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, उसने भी पानी भरने में, जमाव होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रचार खत्म होने के बाद ओवैसी भी आए और उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जोर चाहे जितना भी लगा ले, जीत उन्हीं की होगी।
नवाब और निजाम कल्चर को खत्म करेंगे, सीधा निशाना आप पर था, आपके परिवार पर। मैडम, मैं कौन सा नवाब हूं, मैं कौन सा निजाम हूं? ना तो मेरा दूर दूर तक निजाम की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूर्वजों ने निजाम से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि निजाम को मिलने के लिए एक सोने की अशरफी नजराना देना पड़ता था। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हम हरगिज नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। हां, हैदराबाद का एक मखसूस कल्चर है, एक तहजीब है, शाइस्तगी है, जबान में मिठास है। तेलुगु जो बोली जाती है वो दूसरी तेलुगु से मुख्तलिफ है, उर्दू जो बोली जाती है वो मुख्तलिफ है। अगर आप इस कल्चर के मुखालिफ हैं तो आपने तो हैदराबाद को समझा ही नहीं, आपने हैदराबाद को समझा ही नहीं। अगर हैदराबाद को समझते तो आप यहां की तहजीब तमद्दुन के कायल होते, यहां की जबान की शीरनी को, उसकी मिठास को समझते, चाहे वो तेलुगु हो या उर्दू हो। आप कुछ जानते नहीं है, आप पैराशूट से उतरे और शुरू हो गए अपनी वो पुराना कैसेट चला दिए यहां पर। लेकिन आप भी ओवैसी साहब चाहते हैं हमेशा कि एक अच्छी जंग तभी बनती है जब दुश्मन भी ताकतवर हो। इस बार आपको विरोधी जबरदस्त मिला है, जिसमें एक के बाद एक पूरी कार्पेट बॉम्बिंग बीजेपी कर रही है। इस बात को तो आप भी मानेंगे। मैडम देखिए, आपको मैं हमारी पार्टी के ताल्लुक से बता रहा हूं कि 1986 में एनटी रामाराव अपने पीक पर थे। तो मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एनटी रामाराव की पार्टी में एक शिवारेड्डी नाम का, बम्बुलू शिवारेड्डी बोलते, बॉम्ब शिवारेड्डी, वो बॉम्ब फेंका था। 2002 में चंद्रबाबू नायडू का चीफ मिनिस्टर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के गली गली में फिरे। आज बीजेपी फिर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेंगे 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। अरे आइए ना, डेमोक्रेसी में कौन रोक रहा है? मगर आप लोग जो अनाप शनाप बक रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आप बताइए मैडम, किसी देश के एक इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ये जबान इस्तेमाल करेंगे आप बोलेंगे पाकिस्तानी है यहां पर। अरे भाई, यहां पर अमन से हिंदू भाई, मुसलमान, हमारे दलित, बंगाली, मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग आराम से रह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहां रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, ये जबान। अच्छा, फिर अगर आप हैं तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर सो रहे थे इतने साल से, आप क्यों नहीं पकड़ा उसको आपने? हम तो बोल रहे सर पकड़िए उनको, अगर कोई इलीगल है यहां पर पकड़िए। कौन रोक रहे? हम रोक रहे हैं क्या उनको? आपको जंजीरों से बांध के बैठे, आप नहीं कर सकते? ये तो गलत बात है ना। आप तो इलेक्शन की कैंपेनिंग के नाम पे आप तो पूरे इलाके के लोगों को, पूरी शहर को बदनाम कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं आप। लेकिन ये भी तो सोचिए ना वैसी साहब की, इस देश की संसद में अगर हर बिल जिसको सरकार लाती है उसकी मुखालफत करने वाला शख्स कौन होता है? असदुद्दीन ओवैसी। चाहे वो सीएए बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे फार्मर्स बिल को भी, लेकिन जो खास तौर पर सीएए बिल था या फिर उसके बाद से उससे पहले ट्रिपल तलाक बिल था, हर चीज पर आप कहते हैं कि अब जब ये नया ऑर्डिनेंस राज्य सरकारें ला रही हैं, जिसको यूपी सरकार ले भी आई है, लव जिहाद पर, हालांकि उसका नाम नहीं है, लंबा चौड़ा उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निविदेश वो कानून है, जो भी है, लेकिन इन सब के खिलाफ आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ये सरकार जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। तो आप एक धार्मिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, जब आप करते हैं। इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत वहां झोंक दी है, क्योंकि अब ध्रुवीकरण उनके लिए आसान हो जाएगा आपके साथ। मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि 4 तारीख के नतीजे आ जाएंगे, घोड़ा मैदान सामने है। अब रहा सवाल कि मैं मुखालिफत करता हूं, तो करना चाहिए ना मैडम, डेमोक्रेसी है, वरना तो नॉर्थ कोरिया हो जाएगा इंडिया, कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा बल्कि किम जोंग हो जाएगा, कि बस आ गया और आप सब जने थाली मारो और उसको अंगूठा लगा दो। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि मुखालिफत होना चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए, और होता रहेगा। अरे भाई, मैं तो कोई बीजेपी का तो नहीं हूं कि मोदी जो बोले और आंख और जबान का गूंगा हो जाओ, आंख का अंधा हो जाओ। मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचने की समझने की तमीज दी है, तो मैं मुखालिफत करूंगा, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। जो आज पंजाब के किसान आकर दिल्ली में धरना दे रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट है उनका। वरना अगर सब लोग थाली बजाने वाले हो जाएंगे, खवाली करेंगे, तो वो जमहूरियत नहीं हो जाएगी, इसको खवाली डेमोक्रेसी कहना पड़ेगा हमको। तो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए अपोजिशन जरूरी है, और सरकार का अपोजिशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो गलत काम करेंगे
तो हमको बताना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा कि संविधान के खिलाफ है। अब जैसे एग्रीकल्चर लॉज है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, आपने गलत उसको लेजिस्लेट कर दिया, कैसे उसको मानेंगे कोई भी? आपकी नजर से जरा ये मैं समझना चाहती हूं, ये बीजेपी का जो जबरदस्त अचानक से इंटरेस्ट, ये दिलचस्पी जागी है हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में, ये क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों है? ओवैसी की वजह से? नहीं, उनका, अब देखिए, उनका राइट है। फार्मर्स के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, कोविड के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, तो देश की तवज्जो हटाने के लिए पूरे यूनियन मिनिस्टर्स को यहां पर भिजा देते हैं और यहीं पर वो अपना प्रोग्राम चलाते हैं। तो लड़ने से कोई हमको कोई उसके वो नहीं है, लड़िए जरूर। वहां जरूर मैंने ये कहा कि इतने मंत्री आए दिल्ली से कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लेते तो ठीक होता। मैंने कोई बचा ही नहीं। उसके बाद भी अगर जो नतीजा निकलेगा तो यानी पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाल पाएंगे इंशाल्लाह ये लोग।